कहां कहां तक? वहीं वहीं से बेटा। तो सब बच्चों का एग्जाम अच्छा हो चुका है। कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनका इकोलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों का गलत है मतलब है एक। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि आंसर कुछ और होना चाहिए? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि डाउट है मुझे, जो मैंने नहीं पढ़ाया हो आपको, उसी में डाउट आएगा? कंगारू कैसे नहीं पढ़ाया मैंने आपको? अरे, डाउट उसी में आएगा जिसमें को मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, और ऐसा हो ही नहीं, मैं होने नहीं दूंगा। और जो आपको फिर भी गलत हो गया वो आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है, तो गलती आपको सुधारनी पड़ेगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो उस दिन हम पढ़ रहे थे, और आपने ये कहा कि जब T1 से T4 पे हम जाते हैं, तो T1 से T4 पे जाते हुए परसेंटेज ट्रांसफर एनर्जी कांस्टेंट 10%, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज। यहां परसेंटेज रेस्पिरेशन इंक्रीज। साथ के साथ मैंने आपसे कहा कि यहां पर साइज ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज, ट्रॉफिक लेवल बायोमास डिक्रीज, कंपटीशन डिक्रीज। ये बातें हो चुकी है। साथ में लास्ट में जाते हुए कहा गया कि प्रोड्यूसर इकोलॉजिकल स्ट्रांग है, टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल वीक है, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग है। आपने इस तरह से एक फूड चेन बनाई थी जिसमें ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लायन, यहां ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4। बेटा ये 100 किलो कैलोरी यहां था, ये 10 था, ये 1 था, ये 0.1 था। मान लीजिए हमारे पास 1,00,000 ग्रास है, 100 रैबिट है, 10 भेड़िए और 1 लाइन। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए। ट्रॉफिक लेवल बेसिस पे अगर देखें तो T1 के पास सबसे ज्यादा और T4 के पास सबसे कम एनर्जी है। ट्रॉफिक लेवल बेसिस पर T1 के पास सबसे ज्यादा, T4 के पास सबसे कम एनर्जी है। तभी तो प्रोड्यूसर इकोलॉजिकल स्ट्रांग और टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल वीक है। लेकिन इंडिविजुअल की बेसिस पे देखूं तो T4 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। नहीं समझे? इंडिविजुअल की बेसिस पे अगर देखूं तो T4 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि इस 100 किलो कैलोरी को 1,00,000 में बांटो और ये 0.1 अकेले का है। अरे, तो समझ जाओ बेटा, फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि इंडिविजुअल तक पहुंचने वाली एनर्जी का अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए वो यहां फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है। सीधी बात है, नंबर कम हो रहे हैं तो फिर इंडिविजुअल तक आने वाली एनर्जी बढ़ रही है। हाँ? अरे सबको समझ आ गया ना भाई? तो आप जब कहते हो कि ये इकोलॉजिकल स्ट्रांग, ये इकोलॉजिकल वीक, वो तो कहते हो ट्रॉफिक लेवल बेसिस पर, लेकिन आपने कहा कि फिजिकली स्ट्रांग, तो इंडिविजुअल बेसिस पे बात हो रही है।
तो ट्रॉफिक लेवल बेसिस पर तो T1 के पास सबसे ज्यादा और T4 के पास सबसे कम एनर्जी है, लेकिन इंडिविजुअल की बेसिस पर T4 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वो फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है। ठीक ठीक बेटा, हमने सारा एनर्जी फ्लो पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी डीकंपोजर का तो नाम ही नहीं लिया। अरे डीकंपोजर तो एसेंशियल पार्ट है भाई इकोसिस्टम का, फिर उनको हमने क्यों नहीं कंसिडर किया? वैसे तो मैं आपसे बोल चुका हूं कि जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से, ग्रीन प्लांट से होती है, उसमें डीकंपोजर अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते। लेकिन आज वक्त आ गया है, समय आ गया ये समझने का कि आखिर क्यों नहीं बनाते। चलिए देखते हैं। तो पहले आप चेप लो, फिर आगे उसके बाद हम लिखते हैं। अरे इसको नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो चेपो बेटा। थोड़ा आईक्यू में कमी है यार, चलिए धीरे धीरे बढ़ेगा। यहां लिखो, यहां नहीं लिख, डीकंपोजर्स, ये महिला रूपी आवाज किधर से आई? तो संभल के रहो आसपास वाले। चले तू भागा भागा क्यों फिर रहा है इधर उधर, एक जगह बैठ जा। Decomposers are essential part. Decomposers are essential part of an ecosystem, but not considered in food chain. Decomposers are essential part of an ecosystem, but not considered in food chain, comma, because dash. अब हम कारण समझते हैं बोर्ड पर। बेटा था बेटा, क्या 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 क्या? रैबिट 100 थे, 10 भेड़िए हैं, एक लाइन है। रैबिट के पास 100, हाँ हाँ, हम्म, हम्म। अरे उसमें सीरियस मत हो नंबर को लेके, नंबर तो आगे पीछे भी हो सकता है, वो समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको। वैसे बात ठीक कह रहा है वो, उसने हिसाब लगा लिया। नंबर तो मैं 100 की जगह 200 कर दूंगा अभी, समझ रहे बात? हाँ, पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हमने एक नंबर काउंट किया है, ठीक है ना बेटा? वो मैथमेटिक्स लगा गया बालक। चलिए बेटा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, इधर एक बार सोच के तो देखे, सोचने में बुराई नहीं है, सोच के तो देखा ही जा सकता है। अगर डिकम्पोजर्स आते तो क्या होता? सोचने में बुराई नहीं बेटा, अगर वो आते तो क्या होता? वैसे वो आते नहीं है, पहले हम सोच के देखें कि अगर आते तो। अच्छा बताओ, अगर डिकम्पोजर्स आते तो आप उनको फूड चेन में कहां रखना पसंद करते हैं? लास्ट में, क्योंकि आगे तो पहले ही बहुत सारे हैं यार। तो यहां अभी लास्ट में कौन है? अब यहां पर रखूं मैं डिकम्पोजर, यहां पर ये है T4, तो ये क्या बन जाता? T। बेटा यहां लॉइन के पास 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी थी,
इस हिसाब से 10% लो लगाएंगे तो 0.01 किलो कैलोरी जाएगा। अच्छा बताओ 0.01 किलो कैलोरी एक बैक्टीरिया का है कि T5 का? तो एक लाइन मर गया, उस पे लगने वाले बैक्टीरिया का अमाउंट बताओ। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। 0.01 सब में बांट दो। क्या किसी के हिस्से कुछ आ पा रहा है? अरे कहो रे बेटा कहो यार, अगर वो आते तो आज इकोसिस्टम में ही नहीं होते, क्योंकि उन तक पहुंचने वाली एनर्जी इतनी इतनी कम हो जाती कि उनका सर्वाइवल ही नहीं हो पाता। समझ पा रहे हैं आप? अगर वो आते, हमने सोच के देखा है, ऐसा होता नहीं, वैसे ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो फूड चेन में रहते हैं, पर एक बार सोच के देखा कि आते तो क्या होता। तो हमने कहा अगर वो आते तो वहां मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं, और यहां पहुंचने वाली एनर्जी का अमाउंट बहुत 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 कम हो जाता, नॉट सफिशिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। ये बात समझ में आ गई? लेकिन वो आते नहीं हैं, क्योंकि वो किसी एक से नहीं, सबसे जुड़े हुए हैं। चाहे प्रोड्यूसर, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर, चाहे टॉप कंज्यूमर। क्योंकि आप तो जानते हो कि पत्ती टूटे या पेड़ डिकम्पोजर ही खाते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा करे कि खुद ही आ जाए, डिकम्पोजर ही खाते हैं। तो बताओ क्या उन्हें किसी एक ट्रॉफिक लेवल में बांध के रख पाओगे? तो आपके सामने अब बोर्ड पर दोनों बातें आ चुकी है। अगर वो आते तो क्या होता, वैसे वो आते नहीं है। वो आते तो आज इकोसिस्टम में नहीं होते, वैसे वो आते नहीं है, क्योंकि वो किसी एक से नहीं, सबसे जुड़े हैं। उन्हें एक ट्रॉफिक लेवल में बांध के नहीं रख सकते। अरे समझ रहे हो ना बेटा? तो decomposers are essential part of an ecosystem but not considered in food chain। उसी का जवाब आपको मिल रहा है, क्योंकि उन्हें अगर हम फूड चेन में रखते तो आज उनका सर्वाइवल ही नहीं हो पाता। वैसे उन्हें हम फूड चेन में ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो हर ट्रॉफिक लेवल से कनेक्टेड है, सबसे जुड़े हुए हैं, किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में बांध के नहीं रखा जा सकता। बेटा क्या हर्बियोर जब प्रोड्यूसर को खाता है तो क्या एनर्जी के साथ मिनरल भी आगे जाता है? क्या यही सब कुछ आगे भी हो रहा है? एनर्जी, मिनरल, एनर्जी, 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 एनर्जी। क्या अल्टीमेट यहाँ डिकम्पोजर की एक्टिविटी से मिनरल सॉइल में आ जाएगा? क्या वापस प्रोड्यूसर के पास जाएगा? और एक बार फिर प्रूव हो गया यार, एक बार फिर प्रूव हो गया कि मिनरल फ्लो साइक्लिक होता है बेटा? मिनरल फ्लो साइक्लिक हो रहा है। लेकिन बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या एनर्जी वापस लौट के आती है? ना ना, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। इसका मतलब मिनरल लौट के आता है, लेकिन एनर्जी लौट के। फिर क्वेश्चन आ गया, आखिर वो लौट के क्यों नहीं आती? मैं मिनरल तो लौट के आता है, एनर्जी लौट के। वैसे एक बात है, अरे वो लौट के आ जाती तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करना छोड़ देता। जब आ ही रही है तो फिर क्यों फोटोसिंथेसिस करो? एनर्जी लौट के नहीं आती, तभी तो रोज नई बनाई जाती है। हम भी वही कह रहे बेटा, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी रोज नई बनाई जाती है। तो फिर मन में क्वेश्चन आ ही गया कि आखिर लौट के क्यों नहीं आई, एनर्जी के साथ ऐसा क्या हुआ? जानते हैं? एपिसोड एपिसोड कंटिन्यू है बेटा, अभी इसी में जानेंगे। ये चेप लिया आपने तुरंत? चुका है बेटा? कुछ बच्चे अभी रहे हैं।
तो एनर्जी लौट के क्यों नहीं आती, इसके लिए हमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने पड़ेंगे। बायोलॉजी के हिसाब से है, कोई न्यूमेरिकल नहीं। ये हटाऊं, हटा दूं, ये बढ़िया, ठीक है। ये बालक प्रूफ रीडिंग के लिए बड़ा बिठा रखे मैंने आगे। चलिए, तो हम फर्स्ट और सेकंड लो दोनों पढ़ेंगे, फ्लॉट और स्लॉट। बस आप बिल्कुल चुप और चाप, आस पास वाले से बिल्कुल बात नहीं करनी, बोर्ड पे देखना है। आप सब बच्चे जानते हैं कि फ्लॉट में कहा जाता है कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप कहेंगे कि जब वो पहली बार चली थी तो सन से चली थी, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वो प्रोड्यूसर के पास पहुंची बदल जाती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, और अब उसने अपने रूप और बदलना शुरू कर दिए बेटा। यहीं से वो और बदल रही है। अब यहां हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सन से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरफ जाते हुए वो अपनी फॉर्म्स, अपने रूप बदल रही है। और जब वो इतना बदल जाएगी तो क्या लौट के आएगी? अरे अब वापस उस फॉर्म, उस रूप में उपलब्ध नहीं है जिसमें उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं। तो बताइए बेटा, क्या वो अब वापस लौट के आएगी? जब वो सन से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरफ जाती है तो इतना बदल जाती है कि वापस उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है जिसमें उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो लौट के नहीं आती। फिर आप कहेंगे कि सर लौट के नहीं आई तो फिर गई कहां? अरे वैसे तो यार जब आई नहीं तो कहीं भी जाए हम क्या करें। लेकिन कुछ बालक कहेंगे कि नहीं सर, हुआ क्या अल्टीमेट, वो यूनिवर्स में बिखर जाती है। कोई बच्चा नहीं कहेगा कि वो लौट के सन के पास जाती है, ना ना, यूनिवर्स में बिखर जाती है। आज आगे उसका क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन वो यूनिवर्स में बिखर रही है, क्योंकि हम आपसे कह चुके हैं हमारा बायोस्फीयर एनर्जी को लेकर ओपन सिस्टम है। अरे वो बाहर से आ भी सकती है और बाहर,
तो बताओ, फिर बताओ, जल्दी से बताओ, क्या फ्लोट हमें एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो समझाता है? जब वो सन से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरफ जाती है तो बदल जाती है, अपनी फॉर्म्स बदल लेती है, और जब इतना चेंज हो जाएगी तो वो वापस उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है जिसमें उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो लौट के नहीं आती। नेक्स्ट स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और क्या बायोलॉजी है ये बेटा। अब लिखना बिल्कुल बंद कर दो, इधर ही देखो। सेकंड लॉ में कहा जाता है कि एनर्जी हर किसी ट्रॉफिक लेवल पर जब वर्क होता है तो लॉस भी होता है। मतलब सीधी बात, कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, वर्क होता है तो लॉस भी होता है। हमारे इकोसिस्टम में ये कैसे अप्लाई है, आओ देखते हैं। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, चाहे T1, चाहे T2, चाहे T4, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी आती है, वर्क होता है तो लॉस भी हो रहा है। मैक्सिमम लॉस हीट एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। जब ये हीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकलकर बाहर आती है तो बाहर एनवायरमेंट के मॉलिक्यूल इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जाती है तो आप अच्छे से जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस, उनकी एंट्रोपी, उनका डिसऑर्डर, मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनेंगे। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी पहुंचती है तो वर्क होता है तो लॉस भी होता है। मैक्सिमम लॉस हीट की फॉर्म में हो रहा है, और जब ये हीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकल के बाहर आती है तो बाहर एनवायरमेंट के मॉलिक्यूल उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी रैंडमनेस, एंट्रोपी, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। हमें नेचर की, यूनिवर्स की टेंडेंसी समझ में आ रही है कि जहां एनर्जी वहां रैंडमनेस। लेकिन बेटा, अभी जो भी बातें हुई है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर की हुई है। आओ बेटा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी चल के देखें। ये रहा ऑर्गेनिज्म, ये बेटा। हर एक ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत है। अपने आप को चलाने के लिए उसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। प्लांट लाइट से ले रहे हैं, रैबिट घास खा के ले रहा है, भेड़िया रैबिट लाइन भेड़िए को खा के ले रहा है। हम भी सुबह खाते, दिन को खाते, शाम को खाते, आप हर ब्रेक में खाते। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी हर एक के लिए चाहिए, और जब ऑर्गेनिज्म के पास ये एनर्जी पहुंचती है तो क्या उस एनर्जी का यूज करके वो यहां नए मॉलिक्यूल, नया बायोमास सिंथेसाइज करता है? अगर यहां इसे मैं प्लांट मानूं तो लाइट आई, ग्लूकोज बन रही है। और यहां याद रखें, ये इस एनर्जी को लेकर नए मॉलिक्यूल,
नया बायोमास बना रहा है। जब नया बायोमास बनाएगा तो क्या एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग कर रहा है? ओ हो, ये तो नेचर की टेंडेंसी के अगेंस्ट जा रहा है। अभी अभी तो मैंने कहा था कि जहां एनर्जी वहां रैंडमनेस, ये तो अरेंज करने में लग गया। लेकिन इस बात में बेचारा 10% ही कामयाब हो पाया। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे हाई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास। इस बात में केवल 10% ही कामयाब हो पाया, बाकी का 90% तो लॉस हुआ। और जितना लॉस हो रहा है, क्या उसने बाहर आकर बाहर के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस एंट्रोपी डिसऑर्डर को बढ़ाया? लेकिन 10% ही सही जितना उसने अपने पास में रोका है, उस रैंडमनेस को कम करने की कोशिश की है। जरा सोच के देखिए, ये एनर्जी इसके पास ना जाकर एज इट इज बाहर बिखर जाती तो रैंडमनेस उतनी होती कि और ज्यादा। अरे 10% ही सही उस रैंडमनेस को बैलेंस उसे कम करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो लगातार इस काम में लगा हुआ है कि 10% ही सही उस रैंडमनेस को बैलेंस करके रखे, उसे कम करके रखे। समझ पा रहे हैं क्या आप? इसका मतलब समझ जाइए बेटा, आज हमारी अर्थ पे जितना टोटल लिविंग बायोमास है, रैंडमनेस को कम करने में लगा हुआ है। क्या ये रैंडमनेस को खत्म करना चाहता है? अरे 90% लॉस भी तो कर रहा है यार। इसका मतलब समझ जाइए कि वो रैंडमनेस को खत्म नहीं, बैलेंस करना चाहता है, कम करना चाहता है। बहुत अच्छी बात, रैंडमनेस होना भी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं। उसको बैलेंस करने की लगातार संघर्ष काउंटर एक्ट कर रहा है नेचर से। लगातार इस बात में लगा हुआ है कि नेचर की टेंडेंसी से काउंटरएक्ट का मीनिंग संघर्ष कर रहा है, ताकि उस बढ़ती हुई रैंडमनेस को कम करने की कोशिश करे। मैंने कहा आपसे कि रैंडमनेस होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन रैंडमनेस खत्म हो गई ना, उस दिन तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। मुझे ज्यादा फिजिक्स तो नहीं आती बेटा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस दिन दो सिस्टम के बीच में रैंडमनेस खत्म, बोले तो इक्विलिब्रियम, वर्क डन जीरो होता है। अरे ऐसा है कि नहीं है? सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप और मैं जिंदा है रैंडमनेस की वजह से। अगर मेरी बॉडी की ऑक्सीजन बाहर की ऑक्सीजन के साथ इक्विलिब्रियम में, खत्म। अगर मेरी बॉडी की दो सेल आपस में इक्विलिब्रियम में, खत्म। समझ जाइए बेटा, आज आप और हम जिंदा हैं तो रैंडमनेस की वजह से है। रैंडमनेस होनी भी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं। क्या उसे लगातार कम करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए वो लगा हुआ है? क्या वो नेचर की टेंडेंसी को लगातार संघर्ष कर रहा है कि बढ़ती हुई रैंडमनेस को काउंटरैक्ट करे, उसके साथ वो उसे बैलेंस करके रखे? समझ जाइए, याद कीजिए उस दिन को जब मैंने आपसे कहा था कि जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर आए क्यों? आए हैं तो कोई बात जरूर है। इकोसिस्टम उनके बिना भी चल जाता है। इकोसिस्टम उनके बिना भी चल जाता है, लेकिन लॉन्ग 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 टाइम तक इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए उनकी जरूरत है। अरे पहुंचा कि नहीं यार? लॉन्ग 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 टाइम तक उसे स्टेबल रखने के लिए उनकी जरूरत है। उन्होंने आकर क्या किया, आप समझ पा रहे हैं? यहाँ उस बढ़ती हुई रैंडमनेस को बैलेंस करने में पार्टिसिपेट किया है, उसे कम करने की कोशिश की है। एनसीईआरटी बता नंबर 2, 4, 5। पहुंच गए बेटा? पेज नंबर 245 पे सब बच्चे आ चुके हैं।
फर्स्ट पैराग्राफ, पहले तो मैं फोर्थ लाइन पढ़ूंगा ताकि मुझे पता लग जाए किसी के पास पुरानी तो नहीं है। वी नो, ये पढ़ रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान दीजिए। वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सब बच्चों को मिल गया? किसी बच्चे के पास आगे कीमोसिंथेटिक तो नहीं लिखा? लिखा है बेटा? जिनके पास कीमोसिंथेटिक लिखा है उनकी पुरानी है बेटा। तो क्या करना सुनो, सिर्फ कीमोसिंथेटिक को काट दो, पूरी लाइन मत काटना, सिर्फ कीमोसिंथेटिक टर्म काट दो बेटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जहां करेक्शन होगा मैं बताऊंगा बेटा, टेंशन ही मत ले। हल्का सा नीचे आइए कि सबके इसी पैराग्राफ में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिला? So it is very important to know how the solar energy captured by plants flows through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producer, either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer and then to consumer. Is this in keeping with the first law of thermodynamics? Yes, yes, लिखेंगे नीचे, yes. Further, ecosystems, आगे पढ़ो. Further, ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. Exempt का meaning exception है. Further, ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics का exception नहीं है, मतलब उसे फॉलो करते हैं। सीधा सीधा भी लिख सकती थी, पर क्या करें बेटा। दे मतलब ऑर्गेनिज्म बेटा। They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. बात समझ पा रहे बेटा? एनसीईआरटी में यही लिखा है बेटा। तो याद रखो यहां पर they need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. उन्होंने कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी को लेकर रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए। ऐसा करके यूनिवर्स की टेंडेंसी से काउंटरैक्ट मतलब संघर्ष किया है ताकि बढ़ते हुए डिसऑर्डर को कम करे। तो ये लाइन सब बच्चों को क्लियर हो रही है? यहाँ पर सेकेंड लॉ में आपको इतना ही जानना है, ये एनसीईआरटी भी इतना ही लिखती है, आपके लिए भी इतना ही यहाँ पर सफिशिएंट है। वैसे तो एनसीईआरटी मैंने समझा दी, लेकिन चलो इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। बात वैसे हो चुकी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ताकि और अच्छे से याद रहे चीजें। अगर इस बात को ऐसे भी समझे तो गलत नहीं है कि जैसे आज मैंने खाना खाया, मेरे पास एनर्जी पहुंची, नेचर के नियम के हिसाब से तो मेरी बॉडी को रैंडम हो जाना चाहिए, हाथ को टूट के इधर, पांव को टूट के इधर बिखर जाना चाहिए। लेकिन क्या लगातार नए मॉलिक्यूल, नए एंजाइम सिंथेसाइज करके मैं नेचर से संघर्ष कर रहा हूं इस रैंडमनेस को बैलेंस करने के लिए? अरे कुछ पहुंच पा रहा है क्या यार? लगातार नए केमिकल्स, नए एंजाइम, नई रिएक्शन मेरी बॉडी में चल रही है ताकि वो इस रैंडमनेस को बैलेंस करने के लिए लगातार संघर्ष करे और उस रैंडमनेस को कम करे। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं ताकि आपको एक सिंगल बॉडी को लेकर भी ये बात समझ में आ सकती है, और नेचर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको लेकर भी हम इसको समझ सकते हैं। तो दोनों तरह से क्लियर है बेटा आपको? अच्छे से याद रखें, सेकंड लो, फर्स्ट लो दोनों मैंने आपको बताया, लेकिन अब काम की बात ध्यान दे लेना इधर। जब मैंने आपको फर्स्ट लो पढ़ाया तो कहीं भी लॉस की बात नहीं की, सिर्फ चेंज की बात की। मैंने हीट लिखा
लिखा लेकिन लॉस टर्म यूज नहीं की। जब हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं तभी बातें लॉस की हो रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जाते हुए एनर्जी में कमी आती है, ये थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ समझाता है? सेकंड लॉ समझाता है। ये याद रखना बेटा। मैं एक बात फिर रिपीट करूंगा वरना आप बाहर लेके आओगे इस बात को। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैंने यहां हीट लिखा है सिर्फ चेंज के लिए, लॉस के लिए नहीं कहा है। मैंने यहां शब्द लॉस यूज नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, क्योंकि यही बात लेके बाहर आते हो आप कि सर यहां भी तो आपने हीट एनर्जी लिखा है, वो भी तो बाहर गई होगी। गई होगी उसको सेकंड में समझाया है। और यहां तो सिर्फ बात चेंज की हो रही है। तो जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी में चेंज आता है। ये कौन सा लॉ समझाता है? फर्स्ट। एनर्जी में कमी आती है, सेकेंड। इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉ को फॉलो करता है? फर्स्ट, सेकेंड, बोथ। गजब। इतना ही इसमें जानना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टाइप ऑफ फूड चेन नेक्स्ट समझते हैं हम। हो गया यहां तक? ज्वाली। फूड चेन तीन तरह की होती है, प्रेडेटरी, पैरासिटिक, डेट्राइटस। आज उन्हीं की चर्चा होगी। सीधे बैठो। टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन तीन तरह की होती है। ग्रेजिंग फूड चेन ये वही है जिसे आप प्रीडेटरी फूड चेन के नाम से पुकारते आए हैं। और आज के बाद जब कभी भी मैं आपसे जीएफसी कहूं आप समझ जाना, ये ग्रेजिंग फूड चेन की बात हो रही है। यहां क्योंकि प्रीडेशन हो रहा है तो आप सब बच्चे जानते हैं कि प्रीडेटर अपने प्रे से बड़ा होता है। हम स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि प्रीडेटर अपने प्रे से बड़ा होता है।
जैसे आप बच्चों ने ग्रासलैंड में देखा कि ग्रास को खाने के लिए रैबिट आया है, जो ग्रास से साइज में, रैबिट को खाने के लिए साइज में बड़ा है। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर की तरफ। बेटा, स्टैंडर्ड प्रेडेशन वही होता है जहां एक प्रेडेटर एक प्रे को आराम से मार के खा जाए। ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है क्योंकि कुछ जगह ऐसा देखने को मिलेगा, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, ग्रास बड़ी, इंसेक्ट छोटा, फ्रॉग फिर बड़ा। तो बताओ बेटा बताओ, क्या एक इंसेक्ट पूरी घास खा जाएगा? 150 को मिलके आना पड़ेगा। अरे समझ जाइए, स्टैंडर्ड प्रेडेशन वही है जहां एक प्रेडेटर एक प्रे को आराम से मार के खा जाए। तो यहां ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग में ये स्टैंडर्ड प्रेडेशन नहीं है। आपको स्टैंडर्ड प्रेडेशन में छोटे से बड़े की तरफ ही जाना पड़ेगा। भले ही आप पानी में चले जाओ, एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखो, तो आप सब जानते हैं कि फाइटो, जू, स्मॉल, लार्ज, आज ही सुन लेंगे आप, आगे फिर काम आएगा। अगर ओशियन है तो बड़ी वाली है शार्क। समझ रहे मेरी बात? लार्ज फिश कौन सी है? शार्क। अगर लेक है तो लार्ज है लेकिन शार्क, अगर पॉन्ड है तो लार्ज ही नहीं है। बेटा, मैं फिर रिपीट करूंगा, आगे चलकर ये काम आएगा फिर से। अगर ओशियन है तो लार्ज है, कौन सी? लेक है तो लार्ज है लेकिन शार्क, पॉन्ड है तो लार्ज ही। नेक्स्ट एक और फूड चेन आती है, पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन पीएफसी के नाम से पुकारी जाती है, तभी तो मैंने उसको जीएफसी कहा है। वहां पीएफसी मत कहना बेटा, पीएफसी इसको कहते हैं। आप जानते हैं ना कि पैरासाइट अपने होस्ट से छोटा होता है, तो हम यहाँ लार्ज प्रोड्यूसर से स्मॉल कंज्यूमर की तरफ जाते हैं। लार्ज प्रोड्यूसर से स्मॉल कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं। और यहां पर आप सब बच्चे देख सकते हैं कि ये रहा ट्री, बर्ड, पैरासाइट्स। अगर ऐसा हो रहा है तो बड़े से छोटे की तरफ, बर्ड्स के ऊपर छोटे छोटे टिक्स चिपके हुए हैं पैरासाइट, तो ये यहाँ पैरासिटिक फूड चेन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आती है डिट्राइटस फूड चेन। इसको इसको हो सीड खा रहा हो तो लेकिन उसके बाद फिर लार्ज आ गया।
detritus food chain, DFC, इससे पहले दोनों फूड चेन की शुरुआत ग्रीन प्लांट से हुई है, प्रोड्यूसर से हुई है, लेकिन डिट्राइटस फूड चेन की शुरुआत डिट्राइटस मतलब की डेड मटेरियल से होती है। समझ जाओ, ये नॉर्मल फूड चेन, यहां वो सारे नियम, वो सारे रूल अप्लाई नहीं होते जो वहां हो रहे थे। कह देना 10% एनर्जी ट्रांसफर लो अप्लाई नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि जहां 10% लो आता है वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक लॉस 10% ही नया बायोमास। अरे अरे, जो लास्ट लेक्चर में बालक नहीं थे वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाकी तो समझ रहे हैं। 10% लो जहां आता है वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक लॉस 10% ही नया बायोमास। अरे ये तो मरा हुआ है, क्या ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, लॉस करेगा, 10% ही नया बायोमास बनेगा ना। और भरोसा ही नहीं कब क्या हो जाए। आज तो पत्तियां टूटी है, कल पूरा पेड़ ही टूट जाए। आज एनिमल एक्सक्रीटा करके गया, कल पूरा ही आ जाए। भरोसा ही नहीं कब क्या हो जाए। क्या 10% लो लग पाएगा ना? हाँ, कह दो ये नॉर्मल फूड चेन नहीं, उसका एक्सेप्शन है। टेरेस्ट्रियल एरिया में ये फूड चेन बैक्टीरिया फंगस पे रुक जाती है। जनरली बैक्टीरिया फंगस पे रुक जाती है जनरली, क्योंकि हम मशरूम खाते हैं तो फिर आगे भी बढ़ जाती है और जनरली रुक जाती है। यहां ये रहा T1, ये रहा T। तो आज के बाद कभी भी मैं आप बच्चों से पूछूं बेटा T2 कौन, तो आपका आंसर हर्बिवोर, क्योंकि हम पहले, मुझे कहना ही होगा तो मैं ऐसे कहूंगा DFC का T2। ये अरे T1 कौन? प्रोड्यूसर। मतलब कहते कहते भी अच्छा नहीं सोचते यार, हद हो रही है यार। T1 कौन? प्रोड्यूसर। DFC का T1 डेट्राइटस। पहुंच रहा है बेटा? आओ आओ एक्वेटिक में चले। अगर एक्वेटिक एरिया की DFC को आप देखें तो यहां भी शुरुआत किससे है? डेट्राइटस से। और डेट्राइटस को खाने के लिए कौन है? बैक्टीरिया, फंजाई। और यार यहाँ छोटे छोटे लार्वा इन्हें खा जाते हैं, लार्वा ऑफ मोलस्क एंड नेमेटोड। और इनको आगे की तरफ छोटी वाली मछलियां खा जाती हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली, और या फिर फिश ईटिंग बर्ड भी तो आ सकती है ना बेटा? तो इस तरह से ये एक्वेटिक एरिया में DFC आगे भी जाती है। लेकिन इधर इधर दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइए, इधर एक्वेटिक एरिया में DFC आगे भी जाती है क्योंकि DFC GFC से कनेक्ट हो जाती है ना? क्योंकि DFC GFC से कनेक्ट हो जाती है बेटा। अरे हम तो पढ़ने और समझने के लिए कहते हैं ये रही GFC PFC DFC।
नेचर में सब इंटरकनेक्टेड है। जिस दिन आप किसी गार्डन में ऐसा फ्रूट तोड़ के खा जाओ जिसमें सीड है, आप प्रीडेटर हो, आप जीएफसी के मेंबर हो। हाँ हाँ। लेकिन आज हॉस्टल जाके, घर जाके, पीजी जाके आप जो सब्जी खाओगे, आप इसके वेंजर हो, क्योंकि आपने मरा हुआ खाया है। जिसने तोड़ा होगा पहली बार, जिसने खाया होगा, वो होगा प्रीडेटर। आपके सामने तो मरा हुआ आया है, तो आप तो इसके वेंजर ही हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, प्रीडेटर है बेटा, सीड खा रहा है ना, तो उसमें सीड निकाल के खाएगा तो फिर यार तू प्रेडेटर बनने से रुक गया, फिर स्कैवेंजर बन रहा है। तो सुनो बेटा, इधर इधर बेटा, ओमनिवोर्स जीएफसी और डीएफसी का इंटरकनेक्शन बनाते हैं। नहीं पहुंचा? ओमनिओर जीएफसी डीएफसी का इंटरकनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि ओमनिओर ही तो हैं जो दोनों में जाते हैं। बालक के गहराई तक पहुंचा है मामला। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप जब सीड खाते हो तो आप प्रीडेटर हो। आपने जो सब्जी वहां हॉस्टल जाके खाई, आप स्कैवेंजर हो, क्योंकि आप ओमनिओर हो। तो आप प्रीडेटर भी हो और आप स्कैवेंजर भी हो। क्या आप दोनों फूड चेन को इंटरकनेक्ट कर रहे हो? तो ओमनिओर जीएफसी डीएफसी दोनों का इंटरकनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि वो जीएफसी में भी जाते, डीएफसी में भी जाते, दोनों का इंटरकनेक्शन बनाते। राइट राइट राइट। आओ बेटा, यहां एक और बात आपको समझा दें। जीएफसी में एनर्जी फ्लो फास्ट होता है। मैं कंपेयर कर रहा हूं डीएफसी से। जीएफसी में, ग्रेजिंग फूड चेन में, एनर्जी फ्लो फास्ट होता है। रैबिट घास खा के जा ही रहा था कि भेड़िए ने देख लिया। भेड़िए ने अभी पूरा रैबिट खाया भी नहीं था कि लॉइन आ गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? फास्ट हो सकता है, होता है। लेकिन डीएफसी में बैक्टीरिया, फंजाई आते हैं, पचाते हैं, फिर खाते हैं। पचाने में टाइम लगता है, और बेचारे पचाते पचाते कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट का हर स्ट्रेस इनको झेलना पड़ता है। एट टेम्परेचर हो, पीएच हो, मॉइस्चर हो, इनके लिए सारे चेंज भारी पड़ते हैं। तो आप बताएं, डीएफसी में एनर्जी फ्लो फास्ट या स्लो? क्यों स्लो? वो आएंगे, पचाएं, फिर खाएंगे। पचाने में पहुंच पा रहा है बेटा? इसलिए यहां स्लो, लेकिन जीएफसी में फास्ट। अभी दोबारा पूछूंगा यही बात मैं आपसे। आओ सुंदरबन चले। सुंदरबन क्या स्वैम्पी एरिया है? क्या यहाँ मैंग्रूव्स मिलते हैं? ओ हो, कुछ कर गुजरोगे बेटा। कुछ बच्चे तो इस बार भी कर गुजरे, लेकिन कुछ बच्चे बच गए हैं। पूरा पूरा क्वेश्चन कर गुजरे और क्या करे, लेकिन कुछ बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी पीछे। ऐसे कैसे हो गया यार, ये बात समझ में नहीं आती। क्या ये वही हैं जिनके पास निमेटोफोर है? टूटो रे पत्ती, टूट जाओ रे पेड़, मर जाओ रे एनिमल, सारा कचरा क्या डेट्राइटस है? डेट्राइटस को खाने के लिए क्या बैक्टीरिया और फंजाई है? क्या इनको यहाँ भी छोटे छोटे लार्वा खा जाते हैं? क्या लार्वा को यहाँ भी छोटी वाली मछली खा जाती है? अरे छोटे वाली मछली को खाने के लिए कौन है? क्या फिश ईटिंग बर्ड भी आ सकती है?
ओहो, टाइगर मछलियां खा रहा है। सुंदरबंस में टाइगर मछलियों पे फीड करता है। बंगाली टाइगर, है ना बेटा? और जब बंगाली टाइगर है तो फिर खाएगा ही यार। आप कहें कि ये मछलियां क्यों खाता है? सब अपने अपने हिसाब से मत कयास लगाओ, इधर देखो। क्योंकि उस एरिया में उसका नेचुरल फूड अवेलेबल, इसलिए। ऐसा नहीं वो कुछ और नहीं खा सकता, खा सकता है, लेकिन मछलियां भी खाता है बेटा, क्योंकि वो इस तरह के हैबिटेट में रह रहा है जहां पर उसका नेचुरल फूड अवेलेबल नहीं है। तो वो इस तरह से मछलियां खा के भी रह पा रहा है। और पेड़ों की लोअर ब्रांचेस पे बैठ जाता है, जैसे मछली आती है कूद के कैच करता है, कूद कूद के खा रहा है। समझ पा रहे बेटा? तो उसे अब इस चीजों में आनंद आ रहा है और रह सकता है। तो यही कुछ अलग है, यही कुछ अलग है, इसलिए बताया, बाकी सब तो एक्वेटिक वाला ही तो है। तो सुंदरबंस में टाइगर मछलियों पे फीड करता है, ये कुछ अलग बात है, जरूर ध्यान रखेंगे आप। चैपिंग। अब आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया में दोनों में अलग अलग जाके दिखाएंगे। एक बालक ने लिखा है कि लॉयन ईट्स बफेलो, और बफेलो लार्जर इन साइज देन लायन। नहीं ठीक है, साइज बड़ी है, लेकिन ऐसे समय में फिर शेरनियां भी साथ आकर ग्रुप बनाती है, तब जाकर इस तरह के शिकार होते हैं बेटा। अकेला लॉइन उसको इस तरह से नहीं खा पाता। जब अकेला आता है तो ग्रुप में सारी बफेलो मिलकर भगा देती हैं उसको। तो पहले एक तरीका अपनाया जाता है कि कैसे भी करके उसको झुंड से, ग्रुप से अलग किया जाए। पहले उसको ग्रुप से अलग किया जाता है, फिर उस पर अटैक किया जाता है। है नॉर्मल फूड चेन का, हाँ। चलिए अब आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया में अलग अलग लेके चलते हैं बेटा, और वहां चल के हम समझेंगे। क्या हो गया? तुम लोग मतलब ये दिमाग क्यों लगाते रहते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब मेरी तरफ देखे? क्यों, मतलब क्या जरूरत आ गई इस तरह का दिमाग लाए? क्लास करो बेटा, पहले क्लास जरूरी है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हो कि मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे सब या तो हंस जाएं, या मेरी तरफ देखें, या मेरे बारे में बोलें, मतलब क्यों? जीवन में ऐसे मौके बहुत मिलेंगे बेटा, अभी तो क्लास करो, वो ज्यादा जरूरी है बेटा। मतलब कुछ बच्चे तो यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कुछ अलग लगे ना। आप ऐसा करके अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं बेटा। आपके एनर्जी को, अभी अभी मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया आपको। एक बात कान खोल के सुन लेना, जो एनर्जी आई है
उसे जाना है, उसे बिखरना पक्का है। हमने सुबह खाया, शाम को फिर खाना पड़ रहा है। इसका मतलब सुबह जो खाया वो एनर्जी बिखर चुकी है, कहीं ना कहीं जा चुकी है, तभी तो दोबारा खाना पड़ रहा है, दोबारा एनर्जी की नीड है। समझ जाइए, एनर्जी का जाना पक्का है, लेकिन आप तो समझदार हो रहे यार, आप तो डिसाइड कर सकते हो कि उस एनर्जी को जाना कहाँ चाहिए। ये जरूरी है बेटा। आप जहां कहीं भी रहें, यहाँ रहें, डॉक्टर बनने के बाद रहें, जहां कहीं भी रहे, आपकी लाइफ में कई सारे इवेंट पैरेलल होते हैं, कई सारी चीजें चल रही है, लाइक आपके फ्रेंड से, आपके पेरेंट्स से। अगर ऐसा है तो एक्सेट्रा जो भी है, तो उसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देना आना चाहिए कि हमारी एनर्जी का सबसे ज्यादा पार्ट अभी कहाँ लगना चाहिए। अगर ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की तो बिखरे बिखरे रहोगे। ये समझ जाओ बेटा मेरी बात को। तुम्हें मजाक लग रही होगी, लेकिन घर पे जाके ढंग से सोचना इस बारे में। अगर आप ये प्रायोरिटी, जो बुक हाथ में आई उसी को उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, जो टॉपिक सब्जेक्ट अभी कुछ पता ही नहीं कहां से शुरू करना है वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया, ये है बिखराव। कोई आया, अरे ले यार चाय पीने चलते हैं, उसके साथ ही होली है, तो चल पोहे खा के आते हैं, वो उसके साथ ही जा रहे हैं, 2-2 घंटे बातें कर रहे हैं, ये है बिखराव। तो इस चीजों पर कंट्रोल होना जरूरी है बेटा। जो टर्म आती है ना मेडिटेशन, व्हाटएवर जो भी होता है, इसमें कहते नहीं है, सिखाते यही है कि हमें अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करना आना चाहिए। बात आगे बढ़ाते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया में हम, वरना आप ही बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए ज्यादा ज्ञान आपको नहीं दिया जाएगा। टेरेस्ट्रियल एरिया में आप सब अच्छे जानते हैं कि यहाँ ट्रीज, यहाँ पर हर्ब, यहाँ पर श्रब। अब मैं जो पूछूं उसका आंसर दीजिए आप। इधर रैबिट घास खा के जा ही रहा था कि भेड़िया मिल गया, भेड़िए ने अभी पूरा खाया भी नहीं था कि लायन ने देख लिया। कौन सी फूड चेन है? ग्रेजिंग फूड चेन। बेटा ट्री पे बर्ड बैठी है, उसके ऊपर पैरासाइट लगे हुए हैं, क्या ये पैरासिटिक फूड चेन? पेड़ से पत्ती टूट गई, पेड़ भी टूट गया, ग्रास श्रब भी मर गई, बर्ड भी मर गई, रैबिट भी मर गया, ना, सब मर जाओ। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ ये कौन सी फूड चेन है? DFC। बेटा डेट्राइटस को खाने के लिए बैक्टीरिया फंजाई तो है ही, क्या अर्थवर्म जैसे डेट्राइटिवोर भी आते हैं? डेट्राइटिवोर, डेट्राइटस को खाने वाला, ये भी आते हैं बेटा। एक दिन की बात है, एक इंसेक्ट ग्रास खा रहा था, एक बर्ड आई, उसे इंसेक्ट दिखा, वो उसे ले उड़ी, आगे जा ही रही थी कि उसे अर्थवर्म दिखा, वो उसे लेकर उड़ गई, मतलब खा गई। आगे जा रही थी, उसे आगे बड़ी बर्ड मिली, वो उसको, बेटा अरे जो ये बर्ड है ना, ये बर्ड, ये पता है कौन सी है जो इस ट्री पे बैठी थी? मैंने यहाँ एरो नहीं इक्वल बनाया है, मैं आपको समझा रहा हूं कि नेचर में PFC, GFC, DFC इंटरकनेक्टेड है। और ये वाली बर्ड ओमनिवोर है, क्योंकि ये GFC में भी जाती है और DFC में भी जाती है। हाँ? क्या अर्थवर्म DFC का T2 है? अरे अरे, क्योंकि ये T1 तो ये भी T2। आओ एक्वेटिक में आ जाओ, आ जाओ।
अभी नहीं बनाना, रुको। एक्वेटिक एरिया में जब आप आते हैं तो यहां भी बेटा आप देख सकते हैं कि फूड चेन कुछ ऐसे चल रही है। फाइटो प्लैंक्टन, जू, स्मॉल, कौन सी फूड चेन है? क्या डेट्राइटिस को खाने के लिए बैक्टीरिया फंगाई होते हैं? बैक्टीरिया फंजाई को क्या छोटे छोटे लार्वा खाए जाते हैं? अरे लार्वा को खाने के लिए क्या स्मॉल और फिर लार्ज आती है? बेटा क्या इस वाली स्मॉल को ये लार्ज खा सकती है? क्या इन जू प्लैंक्टन को ये स्मॉल खा सकती है? क्या इन लार्वा को ये और इस स्मॉल को ये लार्ज खा सकती है? जीएफसी डीएफसी का इंटरकनेक्शन सिर्फ टेरेस्ट्रियल में नहीं, एक्वाटिक में भी होता है। अब है काम की बात। अब बताओ मुझे, अगर आपसे पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया में डीकंपोजर कहां ज्यादा, तो आपका आंसर क्या होगा? टेरेस्ट्रियल में ज्यादा। तो फिर कारण बताओ क्यों ज्यादा? बात तो सच है। चुप हो जाओ। 3 कारण बोलेंगे हम। पहला, एक्वेटिक एरिया का मैक्सिमम एरिया ओशियन है, सॉल्ट है, माइक्रोब्स सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं झेल पाते। क्या आप जानते हैं कि ओशियंस में नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं होते? नहीं जानते तो अभी जान जाना। ओशियन में नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं होते क्योंकि साल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते। दूसरा कारण, आपने फंजाई की 4 क्लासेस पढ़ी है, फाइको, एस्को, ड्यूटेरो, यही पढ़ा। केवल फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं। केवल फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई है, समझ जाइए। बाकी की सब टेरेस्ट्रियल में रहती है। तीसरा कारण, नीचे की तरफ उतनी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है जितनी बाहर खुले में है। अरे समझ पा रहे हो क्या? और डीकंपोजर्स को डीकंपोजिशन के लिए क्या ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? क्या उतनी यहां उपलब्ध हो पाएगी? तीनों बातें इस बात को प्रूव कर गई कि डीकंपोजर कहां ज्यादा, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक। आगे देखते चलना। यहां पर डीकंपोजर ज्यादा है, और आज ऐसा कहे तो भी गलत नहीं कि हमारी अर्थ के टेरेस्ट्रियल एरिया में नॉन लिविंग मटेरियल की क्वांटिटी लिविंग मटेरियल से ज्यादा है। क्योंकि आप उसकी आदत जानते हो, वो आता है, पचाता है, फिर खाता है। पचाने में आज 1 किलो डेट्राइटस गिरा, उसे बैक्टीरिया फंगस खा रहे हैं, टाइम लग रहा है। क्या उतने टाइम तक नई पत्ती टूटना रुक जाएगी? पेड़ टूटना बंद हो जाएंगे? एनिमल मरना रुक जाएंगे? अरे जब तक 1 किलो खत्म होगा 10 किलो नया इकट्ठा होगा। हमारी अर्थ बनी है तब से लेकर अब तक अगर ऐसा होता आया, तो आज नॉन लिविंग मटेरियल की क्वांटिटी लिविंग मटेरियल से ज्यादा, डीकंपोजर ज्यादा, नॉन लिविंग मटेरियल ज्यादा। अरे कह देना, हमारी अर्थ के टेरेस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो अगर किसी फूड चेन में है तो किस में है? डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन। कोई दिक्कत? पक्की बात? आगे आ जाए। यहां डिट्राइटस बहुत है, बहुत बहुत, लेकिन खाने वाले एनर्जी फ्लो कम। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन का मल्टीप्लिकेशन पावर गजब का है, यूनिसेलुलर है, फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं, हाई मल्टीप्लिकेशन पावर है। और अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ डीएफसी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो कहां पर हो रही है? तो बताओ, क्वेश्चन आ गया, बताइए टेरेस्ट्रियल एरिया का मेजर कंड्यूट ऑफ फूड चेन एक्वेटिक एरिया में। पक्की बात है? एनसीईआरटी पता नंबर 246।
पेज नंबर 246, सेकंड पैराग्राफ रीड किया जा रहा है आपके सामने, और जो कुछ बोर्ड पे है उसको दिमाग में रख के ही इसे सुनना है। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। सच है? As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animal. And in a natural ecosystem, some animals like cockroaches, crows, etc. are omnivore. बच्चे अक्सर आके क्वेश्चन बाहर पूछते हैं कि सर ये GFC DFC के इंटरकनेक्शन की बातें करती करती अचानक ओमनिओर क्यों कहने लग गई? क्या आप भी पूछोगे? क्योंकि आप तो जानते हो ओमनिओर ही तो है। अरे समझ रहे हो ना बेटा? एनसीईआरटी ने लिखा है कि टेरेस्ट्रियल में DFC और एक्वेटिक में GFC, समझाया नहीं है। समझना आपका काम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जय भाई। टेरेस्ट्रियल एरिया में आप लिखते रहें, टेरेस्ट्रियल एरिया में डिकम्पोजर्स ज्यादा, नॉन लिविंग मटेरियल की क्वांटिटी लिविंग मटेरियल से ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो, सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो कहा है मैंने, स्लो फास्ट नहीं कहा है। अरे मैंने स्लो या फास्ट टर्म यूज नहीं किए, मैंने क्या कहा? सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो DFC में हो रहा है। स्लोली हो रहा है लेकिन सबसे ज्यादा हो रहा है टेरेस्ट्रियल में। एक्वेटिक एरिया में बहुत है डेट्राइटस, बहुत, लेकिन खाने वाले कम, इसलिए वहां ज्यादा एनर्जी फ्लो एज कंपेयर टू DFC GFC में हो रहा है। बेटा ये कंपैरेटिव सोचा जा रहा है, कंपैरेटिव GFC और DFC। एनसीईआरटी ने कहीं भी पैरासिटिक फूड चेन की बात नहीं की है। सिर्फ दो ही फूड चेन एनसीईआरटी नाम लेती है, डेट्राइटस और ग्रेजिंग फूड चेन। एनसीईआरटी बुक में हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर 14 इकोसिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। इसमें आप सब बच्चे चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे घर पे, एनर्जी फ्लो पढ़ लेंगे घर पे। बस पता नंबर 2, 4, 6 तक ही अभी रहना, 2, 4, 7 पे मत जाना अभी। लेकिन उसके पहले अभी प्रोडक्टिविटी मत पढ़ना, डिकम्पोजिशन मत पढ़ना, क्योंकि अभी मुझे डिटेल से पढ़ाना है आपको सब। नेक्स्ट माइनर की प्लानिंग अभी से शुरू हो जानी चाहिए। अब मेरे को ये मत कहना कि कहां तक आएगा, कोई बच्चा नहीं पूछेगा। इकोलॉजी के ई से ही आएगा जब भी आएगा।
वाई तब हो जाएगा जब इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। सब आएगा, शुरू से आएगा जब भी आएगा। फिर अगर मुझे कम देना होगा तो मैं उस हिसाब से आपको एक दिन पहले बता दूंगा, कम बताऊंगा, कम, उससे ज्यादा नहीं। फाइकोमाइसिटीज ही एल्गल फंजाई है। फंजाई पानी में बहुत कम मिलती है बेटा, मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल में ही मिलती है। तो डिफरेंस इन बिटवीन जीएफसी एंड डीएफसी, आपका काम है, अब घर पे होमवर्क है आपका ये, मुझे 4 डिफरेंस लिख के बताएंगे आप घर पे डीएफसी और जीएफसी के बीच में, क्योंकि इन पर चर्चा होगी अब अगले एपिसोड में। डिफरेंस इन बिटवीन जीएफसी एंड डीएफसी। आज के लिए इतना ही ठीक है। ऑनलाइन बेटा मैं लीव कर दूं कि आप नोट कर रहे हैं बोर्ड से कुछ? ठीक, थैंक यू बेटा।